तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एमसीयू के थेनोस को डीसीईयू के सुपरमैन के साथ है। और आज हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा ही वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं थेनोस की, तो थेनोस के पास काफी ज्यादा बेहतरीन फीट्स है। और हम लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देख रखा है कि थेनोस ने काफी आसानी से अपने एक ही हाथ से टेसरेक्ट को क्रश कर दिया था, जिसके बारे में ब्रूस बैनर ने बता रखा है कि इसके अणुओं को ब्रेक करने के लिए 120 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये बात बता दूं कि हम लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी एनर्जी का जिक्र नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर थेनोस ने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि थेनोस ने उससे ज्यादा ही फोर्स एक्सर्ट किया होगा, जिसको अगर हम लोग देखते हैं तो फिर ये फीट एटलीस्ट एक सिटी लेवल की फीट तो होनी ही चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें तो फिर हम लोगों ने देखा कि थेनोस ने काफी आसानी से हल्क को ओवरपावर कर दिया था और उसको नॉकआउट भी कर दिया था। और हम लोगों ने देख रखा है कि एमसीयू का हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने एक ही पंच से एक पावरफुल चितौरी लिवियाथन को क्रैश करा सकता है। और ये फीट्स काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि जो थेनोस के पंचेस थे वो भी एटलीस्ट इसके आसपास के ही थे, या फिर उससे ज्यादा ही पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि जो थेनोस के पंचेस थे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे हल्क के ऊपर। और हल्क को इससे पहले नॉकआउट किया था अपने आयरन मैन ने, और थोर के पंचेस भी उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे। और यहाँ पर जो एक बात गौर करने वाली है वो ये है कि हम लोगों ने इससे पहले कभी भी थोर या फिर आयरन मैन के पंचेस को टाउन लेवल से भी ऊपर नहीं देखा है। इवन बिल्डिंग लेवल पे भी हम लोगों ने इनके पंचेस को नहीं देखा है। तुम लोग कहीं पे भी जाके देख सकते हो और मुझे बता दो कि थोर या फिर आयरन मैन ने बिल्डिंग लेवल के पंच भी कहीं पर मारे हो, बट फिर भी इन दोनों पंचेस हल्क के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हल्क को नॉकआउट करने के लिए एटलीस्ट तुम लोगों को टाउन लेवल के पंचेस प्रोड्यूस करना होगा, यानी कि थेनोस के पंचेस एटलीस्ट वहां पर टाउन लेवल के तो होंगे ही होंगे। और इनके अलावा कुछ भी क्लियर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने इनके बारे में कुछ भी क्लियर देखा ही नहीं है। और जिस लिवियाथन को रोकने के लिए हल्क काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इवन उसको अपनी पूरी जान लगानी पड़ी थी, जिसके बाद में भी हल्क वो काफी दूर तक घसीट के ले गया था। आयरन मैन को भी अपना एक बम फोड़ना पड़ा था। और हम लोग देख ही चुके हैं कि एक न्यूक ने उनके पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके अंदर न जाने कितनी ज्यादा तादाद में ये लिवियाथन भरे पड़े हुए होंगे। तो फिर मैं बस इतना ही बोलूंगा कि थेनोस के पंचेस एटलीस्ट यहाँ पर टाउन लेवल के आसपास के होंगे। नेक्स्ट फीट्स की अगर हम लोग बात करें तो फिर निकल के आते हैं टाइटन बैटल के दौरान, जहाँ पर थेनोस ने काफी आसानी से मोस्ट ऑफ द गार्डियंस के मेंबर्स को और एवेंजर्स के मेंबर्स को आसानी से डिफीट कर दिया था। और वहीं पे ही हम लोगों ने एक सीन देखा था जहाँ पर बताया जाता है कि थेनोस की एक लात ने डॉक्टर स्ट्रेंज की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज की शील्ड है वो काफी आसानी से काफी टाइम तक डोरमामू के एनर्जी तक को सर्वाइव कर ली थी, जो कि इजीली एक प्लेनेटरी लेवल की फीट है या फिर उससे भी ऊपर स्केल करती होगी। बट क्या सच में एक रैंडम सा सीन थेनोस को एक प्लेनेटरी लेवल का बीइंग प्रूव कर सकता है? क्योंकि वहाँ पर थेनोस ने रैंडमली कोई अटैक किया होगा, यानी कि जो थेनोस के जो रैंडम अटैक्स होते हैं वो इजीली प्लेनेटरी लेवल के ऊपर जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कतई नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पर सिचुएशन देखोगे तो फिर कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना फुल पोटेंशियल यूज किया ही नहीं था, जो कि इस फीट को भी काफी ज्यादा इनवैलिड बना देती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले से ही पॉसिबिलिटीज देख रखी थी जहाँ पर उसको हारना ही था थेनोस के अगेंस्ट, और इसीलिए वो अपना फुल पोटेंशियल भी यूज नहीं कर रहा था, बस उसका टाइम पास कर रहा था, जिससे कि वो जो टाइमलाइन चाहता है वही क्रिएट हो। तो इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस लेवल की शील्ड वहाँ पर डोरमामू के बनाई थी, सेम उसी लेवल की शील्ड वहां पर थेनोस के अगेंस्ट भी बनाई होगी। क्योंकि अगर वो वहां पर हाई लेवल के वेपन्स को यूज करता और अगर एक सेकंड की भी वहां पर गड़बड़ी हो जाती तो फिर पूरी टाइमलाइन वहां पर बिगड़ सकती थी। तो फिर तुम लोग कैसे ही बोल सकते हो कि वहां पर दोनों ही शील्ड इक्वल थी? तो इसीलिए इस फीट के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर थेनोस की रैंडम लात भी प्लेनेटरी होगी तो फिर उसके कई सारे रैंडम अटैक्स एवेंजर्स ने भी सर्वाइव किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनमें से बहुत से कैरेक्टर्स बिल्डिंग लेवल के आसपास के भी होंगे। और अगर हम लोग नेक्स्ट फीट की बात करें तो फिर उसके पंचेज ने आयरन मैन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो मार्क 50 है वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि मून लेवल अटैक को सर्वाइव कर गया था, और इसी के साथ ही पावर स्टोन के टच और उसके ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लिया था, जो कि उसको एक अबव प्लेनेटरी लेवल का बीइंग बनाती है। तो फिर देखो ऐसा भी नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है इसके लिए मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर डिटेल्ड थ्योरी देने वाला हूँ, थोड़ा वेट करो। इससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या पावर स्टोन का रैंडम टच प्लेनेटरी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ऐसा देखा ही नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि सेलेस्टियल ने पावर स्टोन को प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया था, तो भी देखो वो सेलेस्टियल थे, उनका ही अपना एक लेवल था, वो जिस लेवल पे उनको यूज करना चाहते थे उसी लेवल पे वो यूज कर पा रहे थे, जिसका मतलब ये नहीं कि उसका जो रैंडम टच होगा वो भी प्लेनेटरी लेवल का होगा। इवन हम लोगों ने देख रखा है कि एक नॉर्मल एलियन ने भी ऑलमोस्ट 15 सेकंड तक उसको सर्वाइव कर लिया था। इवन गार्डियंस की टीम ने भी उसको काफी देर तक टच कर रखा था। अब ये मत बोलना कि उस टाइम पे पीटर क्विल सेलेस्टियल था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कई बार तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, यानी कि हम लोग पावर स्टोन के बेसिस पे कभी भी आयरन मैन को प्लेनेटरी नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर फीट बताने वाला हूँ। तो फिर याद करो वो सीन जहाँ पर थेनोस ने आयरन मैन के ऊपर वो चांद के टुकड़े फेंके थे। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि उसने पूरा
पूरा मून ही फेंक दिया था, बट ऐसा नहीं है। थेनोस ने बस मून के कुछ एक पार्टिकल्स उस प्लेनेट की तरफ खींचे थे और उनमें से भी एक अपार्टमेंट के साइज का ही पार्टिकल आयरन मैन से टकराया था, जिसका डिस्ट्रक्शन भी तुम लोग देख ही सकते हो, जिसका डिस्ट्रक्शन में भी एक बिल्डिंग लेवल के आसपास का होगा। और जो ये वाला अटैक है ये आयरन मैन को वहां पर नॉकआउट कर दिया था। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि फाइट के अंदर आयरन मैन काफी देर बाद लौटा था और इन सब के बीच में तो थेनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज को तब तक कूट दिया था, जिसके बाद आयरन मैन वापस लौट के आता है, जो कि दिखाता है कि वो बिल्डिंग लेवल अटैक भी वहां पर आयरन मैन को नॉकआउट कर दिया होगा। तो फिर तुम लोग यहाँ पर कैसे ही बोल सकते हो कि आयरन मैन वहां पर प्लेनेटरी होगा। आयरन मैन ज्यादा से ज्यादा एक टाउन लेवल का बंदा होगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी उसी के ही आसपास की होगी। और थेनोस ने उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय किया है, जो कि एक टाउन लेवल फीट है ज्यादा से ज्यादा। और अगर हम लोग अगले फीट्स की बात करें तो भी थेनोस ने एंड गेम के अंदर मोस्ट ऑफ द पावरफुल एवेंजर्स को डिफीट किया है और उसी में से उसकी बेस्ट फीट निकल के आती है कि उसके पंचेज ने थोर को भी ब्लीड करा दिया था। और जो अपना एमसीयू का थोर है वो 1 मिनट के लिए न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को सर्वाइव कर चुका है, जिसकी अगर तुम लोग कैलकुलेशन देखोगे तो फिर वो कंट्री लेवल की फीट के आसपास की है। और अगर तुम लोग इसको एक्सट्रीम हाई बॉल करते हो तो फिर प्लेनेटरी तो तुम लोग बोल सकते हो, बट प्लेनेटरी लेवल से ऊपर ये फीट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यानी कि वहां पर थेनोस के जो पंचेस थे वो एटलीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल थे कि एक प्लेनेटरी लेवल के बीइंग को ब्लीड करा दे। यानी कि थेनोस के पंचेस भी वहां पर प्लेनेटरी के आसपास के होने चाहिए, जो कि दिखाता है थेनोस एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है। बट क्या जो अपना डीसीयू का सुपरमैन है वो थेनोस के आसपास के पावरफुल पंचेस प्रोड्यूस कर सकता है? तो फिर चलो देख लेते हैं। तो फिर जो सुपरमैन है उसने लिफ्टिंग स्ट्रेंथ और स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ दोनों ही काफी बेहतर तरीके से शो कर रखे हैं। जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में वो एक ऑन एन एवरेज सुपर ह्यूमन दिखाया गया है, जो कि ये काफी मुश्किल से ऑयल रिग को लिफ्ट कर पा रहा था। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुपरमैन भी और भी ज्यादा पावरफुल बनता चला जाता है। जिसके आगे हम लोगों ने देखा कि उसने कैजुअली क्रैश होने के दौरान ही एक माउंटेन के टॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मूवी के एंड आते आते तो सुपरमैन ने जस्ट कैजुअली ब्लैक जीरो को अपने एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेल, जिन लोगों को ब्लैक जीरो शिप के बारे में नहीं पता है, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये ब्लैक जीरो शिप इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि फैंटम जोन के अंदर भी सर्वाइव कर चुका है। और जो फैंटम जोन है उसको एक ब्लैक होल बताया गया है, यानी कि फैंटम जोन एक ब्लैक होल है। बट स्टिल ये ब्लैक होल भी ब्लैक जीरो शिप का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया और ब्लैक जीरो शिप नहीं जाने कितने दिनों तक उसके अंदर सर्वाइव कर रहा था। बट सुपरमैन ने इतना ज्यादा फोर्स अपने एक ही पंच में लगा दिया जितना ब्लैक होल ने भी नहीं लगाया होगा, जो कि सुपरमैन के इस कैजुअल पंच को सोलर सिस्टम लेवल के भी ऊपर ले जाके रखता है। यानी सुपरमैन का पंच इजीली सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। आगे हम लोगों ने देखा कि उसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में ग्रेविटी बीम को चीरते हुए पूरे वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था, प्लस वहाँ पर उसने वर्ल्ड इंजन को वन शॉट किया था और ऊपर से ग्रेविटी बीम भी थी। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका ये वाला पंच सोलर सिस्टम लेवल के भी ऊपर का स्केल किया जा सकता है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैन ऑफ स्टील का जो नॉर्मल सुपरमैन था वो ही एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर था। ऊपर से हम लोगों ने जनरल जॉर्ड वर्सेस सुपरमैन की फाइट में भी देख रखा है कि उसके पंचेस कितने ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे। आगे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर भी वो काफी अच्छे खासी फीट शो करता है, जहाँ पर वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी इतने ज्यादा पावरफुल पंचेस डूम्सडे के ऊपर मार दे रहा था, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब के आसपास के डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। क्योंकि डूम्सडे को न्यूक्लियर बॉम्ब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था, बट जो सुपरमैन के पंचेस थे वो उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे। और ये वाला सुपरमैन अब तक का सबसे वीकेस्ट वर्जन ऑफ सुपरमैन देखने को मिला है, जो कि एक बिल्डिंग लेवल अटैक से ही नॉकआउट हो गया था। और हम लोग उस अटैक को बिल्डिंग लेवल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर डूम्सडे ने कैजुअल ब्लॉक उठा के सुपरमैन के ऊपर मारा था एंड सुपरमैन वहां पर नॉकआउट हो गया था। एंड जो सेम सुपरमैन है वो मैन ऑफ स्टील के अंदर न जाने कितनी सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट उसको ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देन फाइनली सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर रखा है एंड ये फीट जितना तुम लोग सोचते हो उससे भी ज्यादा ऊपर स्केल करती है। इवन तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसके लिए फ्लैश एंड साइबोर्ग को न जाने क्या क्या पपड़ बेलने पड़े थे, बट फिर भी वो उनको सेपरेट नहीं कर पाए थे, बट सुपरमैन ने कर दिया था। अब इस फीट को मैं यहाँ पर फुल कैलकुलेट करके तो नहीं बताऊंगा, बट नॉर्मली हम लोग इस फीट को प्लेनेटरी लेवल पे बोलेंगे। और उसके पंचेज यहाँ पर स्टेपनवुल्फ के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे, इवन उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, उसकी हीट विजन भी उसको चीर दे रही थी। और जो स्टेपनवुल्फ है उसको यूक्सस के इक्वल बताया गया है एंड जो अपना यूक्सस है वो ज्यूस की लाइटनिंग तो को सर्वाइव कर चुका है एंड जो ज्यूस की लाइटनिंग है वो तीनों मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर चुकी है। तो फिर तुम लोग इमेजिन करो कि यूक्सस तो उस फाइट का मेन विलन था, तो उसके अगेंस्ट वो किस लेवल का अटैक यूज करेगा हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम लोग उसको मदर बॉक्सेस वाले अटैक के इक्वल भी मानते हैं तो भी अपना स्टेपनवुल्फ काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर शो होता है, क्योंकि मदर बॉक्सेस को सेपरेट करने के लिए फ्लैश ने भी काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की थी। और उसके बारे में तुम लोगों को साइबोर्ग वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और ये बात इस फीट को इजिली मल्टी सोलर सिस्टम लेवल से गैलेक्सी लेवल फीट के भी आसपास की बनाती है। यानी कि स्टेपनवुल्फ की ड्यूरेबिलिटी के बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और सुपरमैन के पंचेज उसके ऊपर इफेक्टिव दिख रहे थे, जो कि अगेन इसके पंचेज को मल्टी सोलर सिस्टम लेवल के ऊपर प्रूव करता है। और इसी के साथ ही सुपरमैन एंड स्टेपनवुल्फ ने साइबोर्ग को भी नॉकआउट कर दिया था एंड साइबोर्ग कितना ज्यादा ड्यूरेबल है मैंने तुम लोगों को बता रखा है, जो कि उसको थेनोस से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं सुपरमैन की, तो देखो सुपरमैन के बारे में मैंने अभी भी तुम लोगों को कई सारे फीट्स बताए हैं, जहां पर मैंने तुम लोगों को बताया कि सुपरमैन के पंचेज मल्टी सोलर सिस्टम लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और तुम लोगों को पता ही होगा कि जो जितना जोर से मार सकता है उतना ही जोर से खा भी सकता है। उस बेस पे जो सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी है वो भी मल्टी सोलर
सिस्टम लेवल के ऊपर इजीली चली जाती है। इसी के साथ ही वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर एक न्यूक को भी सर्वाइव कर चुका है। देन सुपरमैन को डाउन प्ले करने के लिए एक और बात यहाँ पर यूज की जाती है कि सुपरमैन तो मदर बॉक्सेस के एक्सप्लोजन से ही मर गया। तो फिर देखो वो लोग काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि ये एक मिस्टिकल अटैक था। क्योंकि जो भी नॉर्मल डिस्ट्रक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करता है, बट अगर तुम लोग इस डिस्ट्रक्शन को देखोगे तो फिर ये डिस्ट्रक्शन के साथ साथ क्रिएशन भी कर रहा था, क्योंकि ये एक पूरे प्लेनेट को टेराफॉर्म कर रहा था। और इस लेवल का अटैक सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल अटैक ही होता है। यानी कि अगर तुम लोग उस बेस पे देखते हो कि इसने एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके पूरी तरीके से टेराफॉर्म कर दिया, तो फिर ये फिट एक प्लेनेटरी होगी, तो फिर तुम लोग गलत हो। ये अटैक पूरी तरीके से मिस्टिकल था, और हो भी क्यों ना, मदर बॉक्सेस का जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस बताया गया है। साथ ही इनको सेपरेट करने के लिए न जाने सुपरमैन को कितनी ज्यादा पावर लगानी पड़ी थी, और फ्लैश को न जाने कितनी ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करना पड़ा था, क्योंकि दिखाता है कि मदर बॉक्सेस का जो पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा मिस्टिकल है। और अगर मैं यहाँ पर ये सेम चीजें थेनोस के ऊपर यूज करूँ तो फिर थेनोस को मैं काफी ज्यादा डाउन प्ले भी कर सकता हूँ। यानी कि जो DCEU का सुपरमैन है उसकी ड्यूरेबिलिटी मल्टी सोलर सिस्टम लेवल से भी ऊपर है। और इसी के साथ ही हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि उसने साइबोर्ग को भी डिफीट कर रखा है, एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी साइबोर्ग के भी ऊपर की है। एंड जो साइबोर्ग है उसने फ्लैश का टच सर्वाइव कर रखा है, जो कि गैलेक्सी लेवल की फीट के आसपास की बात है। इवन उससे भी ऊपर जा सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो फिर उस बेस पे सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है जितनी तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। और अगर हम लोग बात करते हैं थेनोस की, तो थेनोस भी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल कैरेक्टर है। जितनी फीट्स हम लोगों ने उसके स्ट्रेंथ के बारे में देखे, सेम फीट्स को हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि थेनोस को भी एक प्लैनेटरी लेवल के बीइंग के आसपास का कैरेक्टर इजीली शो कर देती है। क्योंकि उसने टेसरेक्ट को क्रश किया, तो फिर ये फीट उसको सिटी लेवल के आसपास का प्रूव करती है। उसने आयरन मैन को डिफीट किया, जो कि उसको टाउन लेवल से अबव या फिर सिटी लेवल से भी अबव कैरेक्टर प्रूव करती है। उसके पंचेस थॉर के ऊपर इफेक्टिव थे, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी थॉर के भी ऊपर की स्केल की जा सकती है। लेकिन उसके जो सबसे ग्रेटेस्ट फीट है वो निकल के आते हैं कि उसने पावर स्टोन को अपने हाथों में पकड़ लिया था, जो कि इतनी बड़ी फीट नहीं है कि इन फीट्स को बस ओवररेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बट रियलिटी के अंदर ये वाली फीट एक बिल्डिंग लेवल फीट भी नहीं होगी। उसके जो बेस्ट फीट है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर वो है कि थेनोस ने 2 बार स्नेप को सर्वाइव किया और फिर भी वो जिंदा बच गया। और जो फर्स्ट स्नेप है वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि थोड़ा बहुत यूरो को मेल्ट कर दिया था, एंड जो सेकंड स्नेप था वो काफी हद तक यूरो को मेल्ट कर चुका था, जिसमें उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वहां पर यूरो अच्छे खासे तरीके से मेल्ट होकर थेनोस के हाथों से चिपक गया था। वेल ये वाली फीट्स कितनी ज्यादा बड़ी, जिसके लिए मैं यहाँ पर 3 लॉजिक ऐड करने वाला हूँ। फर्स्ट लॉजिक तो ये है जिसके बारे में टोनी स्टार्क ने बताया था कि स्नेप इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी कि ये फीट कॉन्टिनेंटल है। और सेकंड बात करें तो फिर अगर तुम लोग रॉकेट के डेटा को देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि रॉकेट के डेटा के अंदर बताया गया है कि वो 6000 मेगाटन्स के लेवल की फोर्स एग्जर्ट किया होगा, जो कि अगेन उसको कॉन्टिनेंटल लेवल के फीट के आसपास का प्रूव करता है। एंड फाइनली हम लोगों ने देखा कि उसने थोड़ा बहुत यूरो को मेल्ट कर दिया। एंड यूरो को मेल्ट करने के लिए एटलीस्ट प्लैनेटरी लेवल की पावर चाहिए होती है, यानी कि उसने थोड़ा बहुत यूरो को मेल्ट, जो कि इस फीट को कंट्री लेवल से ऊपर स्केल करता है। और वहां पर थेनोस थोड़ा बहुत ही इंजर्ड हुआ था, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ ही इंजर्ड हुआ था। देन जो सेकंड स्नेप था उसने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी, जहाँ पर उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय किया था। अब इस फीट को ओवरबैंकिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट फिर भी मैं तुम लोगों को ओवरबैंक्ड बातें बता देता हूँ, जिनके अंदर निकल के आता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्सल लेवल के ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना भी यूनिवर्सल लेवल की फीट है। तो भी देखो ऐसा MCU के अंदर कतई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है कि अकेले माइंड स्टोन का डिस्ट्रक्शन ही अपार्टमेंट लेवल का था। इवन उसने आसपास की जगह को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था। तो फिर तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि इससे अगर 6 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा तो फिर वो किस लेवल का होगा, ज्यादा से ज्यादा एक बिल्डिंग लेवल का अटैक। और अगर हम लोग इसको सेकंड लॉजिक से देखें तो फिर हम लोग देख ही चुके हैं कि उसने यूरो को अच्छे खासे तरीके से मेल्ट कर दिया था और वो थेनोस के हाथों से चिपक गया था, जो कि इस फीट को एटलीस्ट मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल की फीट बनाता है। यानी कि वहां पर थेनोस ने मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल की एनर्जी को सर्वाइव कर लिया था। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका मतलब थोर थेनोस से ज्यादा ड्यूरेबल है, तो फिर इसका जवाब है नहीं। थोर के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर था, इसी कारण वो न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव करने के बाद हील कर गया था। और थेनोस के पास ऐसा कोई अपग्रेड नहीं है। तो अगर इसीलिए मैं तुम लोगों को बताऊं तो फिर थेनोस की ड्यूरेबिलिटी थोर के आसपास की है और वो एक प्लैनेटरी लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। और फीट्स के बेसिस पे आई थिंक सुपरमैन थेनोस के मुकाबले काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर निकल के आता है। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं स्पीड की, तो फिर यहाँ पर तो कोई भी मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि सुपरमैन थेनोस के मुकाबले काफी ज्यादा एजाइल, फास्ट और अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस पोजेस करता है, जबकि थेनोस एक ऑन एन एवरेज सुपर ह्यूमन कैटेगरी का कैरेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स की, लाइक इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स, वेपन्स, तो फिर यहाँ पर थेनोस क्लियरली सुपरमैन से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि थेनोस एक वॉरियर है। थेनोस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और इसी कारण यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स थेनोस के साइड ही जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, इन दोनों में से ज्यादा ग्रेटर एबिलिटीज कौन परफॉर्म कर सकता है, तो फिर यहाँ पर सुपरमैन काफी ज्यादा आगे निकल के आएगा, क्योंकि सुपरमैन के पास न जाने कितनी सारी एबिलिटीज
एबिलिटीज है वही थेनोस एक ऑन एन एवरेज सुपर ह्यूमन की तरह देखने को मिलता है। इनके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्टेमिना की, तो फिर दोनों का स्टेमिना काफी ज्यादा कमाल का है, दोनों की एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट की बात करें कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो फिर किसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है सुपरमैन थेनोस को काफी आसानी से वन शॉट कर देगा। और जो ये वाली फाइट है वो कुछ स्टेपनवुल्फ वर्सेस सुपरमैन वाली फाइट की तरह ही होगी, जहां पर थेनोस सुपरमैन को टच करने की ट्राई करेगा, बट सुपरमैन इजीली उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसको हार्म कर सकता है। और यहाँ पर थेनोस के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो सुपरमैन को वहां पर टच भी कर पाए। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सुपरमैन इससे पहले भी ऐसे कैरेक्टर्स के साथ लड़ चुका है जो कि उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड और अच्छा खासा नॉलेज रखते थे, बट सुपरमैन के आगे उनकी एक भी नहीं चली थी। वहीं थेनोस अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के सामने काफी ज्यादा पिट चुका है, जस्ट लाइक कैप्टन मार्वल। यानी कि इस फाइट के अंदर सुपरमैन बिना किसी डिफिकल्टी के थेनोस को हरा देगा। इवन अगर यहाँ पर सुपरमैन उसको एक पंच मार देता है और उसके बाद में भी अगर थेनोस खड़ा हो जाता है तो फिर मैं मान लूंगा कि थेनोस काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। यानी सुपरमैन का एक पंच ही काफी होगा थेनोस को नॉकआउट करने के लिए या फिर उसको जान से मार देने के लिए। तो इसीलिए इस फाइट के अंदर बिना किसी डिफिकल्टी के सुपरमैन थेनोस को हरा देगा। और अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के इस अमेजिंग वर्सेस बैटल के अंदर बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।